और आइए बात करते हैं इजराइल हमास के बीच के सबसे बड़े मध्यस्थ कतर की, जिस पर अमेरिका की नजर टेढ़ी हो चुकी है। अमेरिका का कतर पर दबाव बढ़ गया है। हमास को लेकर कतर पर अमेरिकी दबाव देखने को मिल रहा है। हमास नेताओं को देश से बाहर करो, ये कहना है अमेरिका का। दरअसल मध्य पूर्व में कतर की स्थिति बेहद डिप्लोमेटिक है। वो अमेरिका सहयोगी है और अपने पड़ोसी सऊदी अरब का दुश्मन भी है। उसने हमास के टॉप लीडर्स इस्माइल हानिया, खालिद मेशाल को शरण दे रखी है और वहीं वो इजराइल हमास के बीच बातचीत भी कराता है। अमेरिका कतर के इस दोहरे रवैये को समझता है, लेकिन कतर की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि वो मध्य पूर्व में अहम भागीदार बन गया है। लेकिन अब अमेरिका ने साफ कहा है कि कतर कोताही न बरते और हमास नेताओं को देश से बाहर करे। इसका ये मतलब भी है कि इजराइल के लिए अमेरिका कतर से अपने रिश्तों को ताक पर रख सकता है। और अब आपको बताते हैं कि मध्य पूर्व में कतर कैसे चालाकी से अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। मध्य पूर्व में कतर गेम क्या चल रहा है, देखिए आप डिटेल में आपको समझाते हैं। कतर पर हमास, अलकायदा, ISIS को फंडिंग का आरोप है। हमास जितना कतर पर निर्भर होगा उतना कतर उसका इस्तेमाल कर सकेगा। मध्य पूर्व को अशांत करने के लिए हमास का इस्तेमाल हो रहा है और मध्य पूर्व की अशांति कतर की पोजीशनिंग में बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ा सहायक है। तो ये देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है चीजें। दुश्मन सऊदी अरब को पटकनी देने में भी अशांत मध्य पूर्व कतर के लिए मुफीद है, सेफ है। हानिया, खालिद मेशाल को शरण दे रखी है, लेकिन इजराइल को नहीं सौंपता कतर। अब अमेरिका से 20 साल की साझेदारी कतर के लिए सुरक्षा आवरण की तरह बन गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि ये कतर का गेम है। और ब्रिगेडियर जीवन, मैं आपके पास आ रही हूँ। कतर को बोला भी जाता है, इस मुल्क को बोला जाता है कि ये डबल स्टैंडर्ड रखता है या फिर बहुत अपने रुख में कायम नहीं होता, एक स्टैंड नहीं लेता, बहुत लचीला है। ऐसे में अमेरिका भी ये जान गया है और ये प्रेशर टैक्टिक्स है जिसके जरिए अब अपना हित साधने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये जो दुधारी तलवार है, पहले सऊदी अरेबिया के पास में थी। सऊदी अरेबिया, मिस्र और ये लोग मिलकर के ईरान के खिलाफ काम करते थे। अब इन्होंने पासा पलट लिया और ईरान की तरफ आ गए। और कतार जो कि इन टेररिस्ट को हाइड कर रहा है, इनके लीडर्स को रख रहा है, ईरान का एक फ्रंट रनर की तरह ही अभी सामने आया है और इस फ्रंट रनर के तौर पर सामने आकर के मीडिएशन की बात करता है। अच्छी बात यह है कि इस पहले मीडिएशन में यह सफल हुआ, लेकिन पीछे का पर्दा और पीछे की कार्रवाई थोड़ी दुधारी लगती है कि अगर ये ईरान के साथ मिला रहता है, ईरान, चीन और रूस के साथ मिला रहता है, और जैसा मनीष जी ने बताया कि अगर ये काम पीछे से चल रहा है तो ये खेल खतरनाक है। और अब वक्त आ गया है कि देशों को अपना निर्णय लेना होगा, साइड्स लेनी होंगी। और साइड अगर लेनी होंगी तो आप अमेरिका, नाटो की तरफ होंगे, रूस, चीन की तरफ होंगे। अब कतार का एक्चुअल चीज सामने आ जाएगा। जो ये गैस हब है, LNG का सबसे बड़ा हब है, इसको तय करना पड़ेगा कि ये वॉर में चलेगा कि बिजनेस करेगा। बड़ी बात। मनीष, एक छोटा सा कमेंट, क्या ये कतर का गेम कामयाब हो पाएगा कतर इसमें? देखिए, कतर में अमेरिका का भी बेस है, एक बहुत बड़ा बेस है वहां पर। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि तालिबान का भी पॉलिटिकल ऑफिस वही है। दुनिया का कोई भी आतंकी संगठन ले लीजिए, उसका पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी जो पॉलिटिकल आप कहिए कि हेडक्वार्टर जो है वो कतार में स्थित होती है। तो कुल मिलाकर यह है कि आज की तारीख में कतर उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, वो उस गेम को बहुत अच्छे से खेल भी रहा है। कितने दबाव में आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसके दबाव में आएगा? क्या अमेरिका के दबाव में आएगा? हरगिज नहीं। कल के दिन में कतर ये भी तो कहेगा कि हम आपको अपना बेस नहीं रखने देंगे, आप अपने सब एसेट्स को लेकर जाइए। अमेरिका के लिए वो भी दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि अब कतर के पास एक बड़ा अल्टरनेट आ गया। अल्टरनेट ये है कि उसके पास अब रूस और चीन भी कह रहा है कि भैया हमसे दोस्ती कर लो। ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो रही है। विकल्प है तो फिर विकल्प है तो सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा, और सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा तो फिर कतर अपनी मनमानी कर सकता है।